2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश भर में 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी को एक सीट तक नसीब नहीं हुई। 4 दशक से भी ज्यादा समय से बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, मगर बार बार फेल हो जाती है। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी के सारे आंकड़े फेल कैसे हो जाते हैं। अमित शाह के चाणक्य वाला गणित कहां चला जाता है। यहाँ तक कि राम के नाम पर भी दक्षिण भारतीय बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। तमिलनाडु के लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं, जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अब तक तमिलनाडु में बीजेपी का इतिहास आखिर क्या रहा। साल था 1982। कन्याकुमारी जिले के मड़ईकाडु से सांप्रदायिक झड़पें हुई। इन झड़पों में भाजपा को चुनावी अवसर मिला। मड़ईकाडु में ये झड़पें कथित तौर पर एक अफवाह के कारण शुरू हुई थी कि ईसाई युवकों ने भगवती अम्मन मंदिर उत्सव के दौरान हिंदू महिलाओं को परेशान किया। इस अफवाह के बाद हिंसा फैल गई और हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से मारे गए लोग भी शामिल थे। तमिलनाडु के एक पत्रकार हैं टी अरुल एझिलन। वो कहते हैं कि जब मड़ईकाडु में झड़पें हुई उस समय मैं 3री या 4थी कक्षा में था। छात्र के रूप में झड़पों को देखने के अपने अनुभव को याद करते हुए वो बताते हैं कि मड़ईकाडु में हुई झड़पें कन्याकुमारी जिले में हिंदुत्ववादी ताकतों के निरंतर प्रयासों का नतीजा थी। वो आगे बताते हैं कि 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हिंदुत्ववादी ताकतों ने आम लोगों को भड़काने और उन्हें अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ाने का काम किया। मड़ईकाडु में हुई इन सांप्रदायिक घटनाओं के 2 साल बाद ही सन 1984 में आजाम उम्मीदवार वर्सेस बालचंद्रन के रूप में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की पद्मनाभपुरम विधानसभा सीट में हिंदुत्व विचारधारा को अपना पहला प्रतिनिधि मिल गया। इस चुनाव में वी बालचंद्रन को हिंदू मुन्नई संगठन ने सपोर्ट किया था। यहां मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू मुन्नई आरएसएस का ही एक संगठन है। इसके 12 साल बाद ठीक 1996 में भाजपा ने तमिलनाडु में अपना पहला विधायक जीता। 12 साल में सिर्फ 1 विधायक। जीत से तो समझ आ गया कि बिना सांप्रदायिक तनाव के चुनाव जीतना मुश्किल है। इसके 2 साल बाद यानी साल 1998 में लोकसभा चुनाव होने थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कोयम्बटूर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई, या फिर कहें कि बना दी गई। इसके बाद अल उम्मा द्वारा आयोजित सिलसिलेवार बम धमाकों ने शहर को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन के बाद राज्य में 3 संसदीय सीटें जीती। सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से, रंगराजन कुमार मंगलम तिरुचि से और मास्टर मथन नीलगिरी विजयी हुए। सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से लगभग 1 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते। दरअसल कोयम्बटूर में भाजपा की सफलता की नींव 1980 के दशक में ही रखी गई थी, जब हिंदू मुन्नानी के नेतृत्व वाली हिंदुत्ववादी ताकतें हिंदू और मुस्लिम समुदायों को ध्रुवीकरण करने के लिए काम कर रही थी। इसके साथ 1999 में भाजपा ने डीएमके के साथ गठबंधन करके संसदीय चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। नीलगिरी कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली के अलावा पार्टी के उम्मीदवार पोन राधाकृष्णन ने नागरकोइल लोकसभा सीट, जिसे बाद में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम दिया गया, कन्याकुमारी एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र था जिसे बीजेपी 2014 की लोकसभा चुनाव में सुरक्षित करने में सफल रही। हालांकि 2019 में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ी गई 5 सीटें कन्याकुमारी सहित खो दी और खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं 1984 में जब पहली बार हिंदुत्व विचारधारा को अपना पहला प्रतिनिधि मिला, उस समय बीजेपी प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रही थी और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पास उस समय केवल 2 सांसद थे। यदि आप उस बिंदु से राष्ट्रीय स्तर पर और तमिलनाडु में बीजेपी की तुलना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, लेकिन तमिलनाडु में ना के बराबर आगे बढ़ पाई। आज बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण बहुमत है, लेकिन तमिलनाडु में वो 0 है। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी के सारे आंकड़े फेल कैसे हो जाते हैं।
यहाँ तक कि राम के नाम पर भी दक्षिण भारतीय बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं होते दिखते हैं। बीजेपी नगर पालिका और पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हर चुनाव मोदी के नाम पर लड़ती है, लेकिन अकेले तमिलनाडु में मोदी का जादू उल्टा पड़ जाता है, जिसके कारण भाजपा तमिलनाडु में कभी नहीं जीत सकती। इसका कारण क्या? इसका कारण समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि भारत के उत्तरी हिस्सों में बीजेपी की लोकप्रियता का कारण क्या है, क्योंकि जिस कारण से बीजेपी उत्तर भारत में सफल है, उसी कारण से बीजेपी दक्षिण भारत में विफल है। देखिए, भाजपा का हमेशा से ही चुनावी मुद्दा राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का रहा है। अल्पसंख्यक जो मुख्य रूप से मुस्लिम है, भाजपा के पक्ष में मतदान करने से बचते हैं, जिसके कारण हिंदू एकजुट होकर भाजपा को वोट देते हैं। इसलिए अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान भाजपा की सफलता का कारण बन जाता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में हमेशा से ही माहौल ब्राह्मण विरोधी रहा है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत अधिक रहा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व इस कदर था, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1912 में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 3.2%, जबकि 55% जिलाधिकारी और 72.2% जिला जज ब्राह्मण थे। मंदिरों और मठों पर ब्राह्मणों का कब्जा तो था ही, जमीन की मिल्कियत भी उन्हीं लोगों के पास थी। इस प्रकार तमिल समाज में जीवन के सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू हुए। 1915-1916 के आसपास मंझोली जातियों की ओर से सीएन मुलियार, टीएन नायर और पी त्यागराज चेट्टी ने जस्टिस आंदोलन की स्थापना की। इन्हीं आंदोलनों की वजह से डीएमके पार्टी अस्तित्व में आई। अपनी स्थापना के बाद से डीएमके का चुनावी मुद्दा ब्राह्मण विरोधी रहा है और किस तरह डीएमके ने भगवान श्री राम के साथ जुड़ाव के कारण भाजपा को सफलतापूर्वक ब्राह्मण पार्टी के रूप में चित्रित कर दिया। उत्तर भारत में जय श्री राम कहना बहुत ही आम है, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, लेकिन तमिलनाडु में राम और कृष्ण को ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के रूप में अधिक देखा जाता है। तमिलों को मुख्य देवता मुर्गन है और देवी अम्मान है। इसलिए जब अयोध्या का फैसला आया या फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो इसका तमिलनाडु की जनता पर, विशेषकर दक्षिण भारत में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इसके अलावा इस राज्य में हिंदू और मुस्लिम इतने अलग अलग हैं कि वे एक दूसरे के रास्ते में भी नहीं आते। भाजपा वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के साथ मतदाताओं से राष्ट्रवादी होने की अपील करती है, और ये तीनों शब्द तमिल जनता से परिचित भी नहीं है। इसके साथ बीजेपी पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगता है। यह भी तमिल लोगों का बीजेपी से दूरी बनाने का एक प्रमुख कारण है। ये बीजेपी के लिए एक सबक है। बीजेपी तमिलनाडु में एक छोटी सी पार्टी है, इतनी छोटी, लेकिन छोटी पार्टी होने से कुछ बिगड़ नहीं जाता है, ये कुछ गलत नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के तमिलनाडु में एक भी सीट को जिताने में नाकाम साबित हुए और ना ही भविष्य में ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ बीजेपी की हालत ऐसी है कि उसकी प्रतिस्पर्धा किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि नोटा से है। तो अब मोटे तौर पर बात यह है कि अगर उत्तर भारत में भी राम मंदिर ना हो और राम ना हो, तो बीजेपी के पास वोट प्राप्त करने और जनता से बात करने के लिए कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। जैसे तमिलनाडु में राम का मुद्दा काम नहीं आता तो बीजेपी की सीट भी नहीं आती, वैसे ही अगर उत्तर भारत में भी राम राजनीतिक ना रहे तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें सिर्फ उंगलियों पर ही गिननी पड़ेंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और तमिल वर्सेस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तमिलनाडु में इतना असर क्यों डालती है, ये तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।